और अब बात मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन की, जो पाकिस्तान में रहता है, लेकिन अब उसकी सारी संपत्ति जब्त हो गई। एक रिपोर्ट। मुंबई के जवेरी बाजार में इस जगह को बीएमसी ने आज कूड़ा घर बना दिया है, लेकिन अब से 32 साल पहले यहां टाइगर मेमन का शीश महल हुआ करता था। ये बात पता चलने पर कि 12 मार्च 1993 के बमकांड में टाइगर का हाथ है, बीएमसी ने इमारत पर बुलडोजर चला दिया। उसके बाद से ये जगह खाली पड़ी है। टाइगर मेमन की जवेरी बाजार वाली इमारत पर बुलडोजर तो चल गया, लेकिन मेमन और उसके परिवार वालों की 14 ऐसी संपत्तियां थी जिन पर बुलडोजर तो नहीं चला, लेकिन 1994 में कोर्ट ने जिन्हें सील कर दिया। ये ऐसी संपत्तियां थी जो कि किराएदारों के कब्जे में थी और कोर्ट रिसीवर के जरिए इनसे किराया वसूला जा रहा था। अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया कि इन संपत्तियों को केंद्र सरकार के हवाले कर दिया जाना चाहिए। टाडा अदालत ने पहले मेमन के परिजनों के नाम नोटिस जारी किया था। जब जवाब नहीं आया तो फिर फैसला सुना दिया। आइए एक नजर डालते हैं उन संपत्तियों पर। मुंबई बम धमाके के 32 साल बाद कोर्ट ने टाइगर मेमन की जब्त की हुई सारी प्रॉपर्टीज को केंद्र को सौंपने का आदेश दिया है। इन प्रॉपर्टीज में 14 प्रॉपर्टीज शामिल हैं, जिनमें से 3 दुकानें मुंबई के मनीष मार्केट में स्थित है, जो कि टाइगर मेमन के परिवार के नाम पर थी। मनीष मार्केट दक्षिण मुंबई का एक पुराना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और यहाँ मौजूद किसी दुकान की कीमत 1.5 करोड़ रुपए से कम नहीं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर निशानपाड़े में टाइगर मेमन की एक दुकान है जिसकी कीमत करीब 75 लाख रुपए है। इनके अलावा बांद्रा में एक फ्लैट, माहिम में एक दफ्तर, सांता क्रूज में एक प्लॉट, कुर्ला में 2 फ्लैट, मोहम्मद अली रोड पर एक फ्लैट, डोंगरी में एक दुकान और डोंगरी में ही एक प्लॉट भी मेमन परिवार के नाम है। माहिम की अल हुसैनी बिल्डिंग के 3 फ्लैट, जहां पूरा मेमन परिवार बमकांड के पहले तक रहता था, टाडा अदालत ने पिछले साल अगस्त में तस्करी विरोधी कानून सफेमा के तहत केंद्र सरकार के सुपुर्द कर दिए थे। टाइगर मेमन सोने चांदी की तस्करी करने वाला एक स्मगलर था, जिसका माल मुंबई के करीब रायगढ़ के तट पर उतरता था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने टाइगर मेमन के इसी स्मगलिंग का नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए आरडीएक्स मुंबई में भिजवाया। उस आरडीएक्स को माहिम इलाके की अल हुसैनी बिल्डिंग, जहां पर कि टाइगर मेमन रहा करता था, उसके गैराज में बमों में पैकिंग की गई, बम के पैकेट्स बनाए गए और उन बमों को स्कूटर और कार्स में रखकर मुंबई शहर के अलग अलग इलाकों में पार्क कर दिया गया। और यही बम 12 मार्च 1993 को जब फटे तो 257 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बमकांड के 2 प्रमुख आरोपी दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन अभी भारतीय जांच एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं। पारस दामा के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी मुंबई। और अब बात वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। 8 घंटे इस पर चर्चा चलेगी। ऐसे में सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष की गोलबंदी तेज हो गई है। एक रिपोर्ट। मोदी सरकार लगातार कहती रही है कि इस बिल से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये सबके हित में है, लेकिन कांग्रेस से लेकर टीएमसी और समाजवादी पार्टी तक, यानी विपक्ष की तमाम बड़ी पार्टियों ने इस बिल को लेकर सरकार पर हमले तेज कर दिए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार और चिराग ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। हम लोग हर उस कदम के समर्थन में हैं जहां पे जो समाज में पीछे रह गए हैं, अगर उसको मुख्य धारा में लाने की बात होती है, दलितों को, अकलितों को अगर आगे लाने की बात होती है, तो हम लोग उसके पक्ष में हैं। हालांकि एनडीए के बाकी सदस्य खुलकर बीजेपी के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि एनडीए की सभी पार्टियां एक साथ है। मेरी पार्टी एनडीए का पार्टनर है, मैं राज्यसभा में उसका संबोधन करने वाला हूँ। अपोजिशन के कुछ लोग हमारे साथ आ सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand.
रिवर फ्रंट बनाने की कवायद सरकारें बड़े बजट के साथ करती रही हैं। अब राजस्थान के मोरन नदी के तट पर रिवर फ्रंट तैयार हो रहा है, लेकिन इसमें किसी सरकार की भूमिका नहीं है, बल्कि जन सहयोग से एक नदी जी उठी है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कचरे का डंप, बजरी खनन से दुर्दशा, प्रदूषण की मार। लेकिन आज तस्वीर कुछ और है। इस नदी ने वापस से नाले से नदी का रूप ले लिया है। इसमें साफ पानी बहने लगा है और साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यहाँ भी मोरेन नदी पर एक घाट बन रहा है, जिससे लोग कीचड़ में फिसले बिना नदी के तट पर चल सकेंगे। और ये पूरा काम हुआ है जन सहयोग से, जब खड़गदा गांव के लोगों ने ठान ली कि उन्हें इस नदी को पुनर्जीवित करना है। हमने करीब 1 करोड़ रुपए का हमको सहयोग क्षेत्र के वासियों से मिला, लेकिन फिर भी अभी भी कर्ज बाकी है, काम भी बहुत बाकी है। पिछले वर्ष हर घर के अंतर्गत टैंकर मंगवाने की परिस्थिति बन गई। सारा गांव इसके लिए उद्वेलित हो गया। मोरन नदी खड़गदा गांव की परिक्रमा करते हुए गुजरती है और इसका आकार शिवलिंग के जैसा है। यहाँ उदयपुर से पश्चिम वागड़ कहे जाने वाले क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर भी है, इसलिए गांव के लिए नदी का खास महत्व है। सिंचाई और पीने के पानी के लिए पूरे क्षेत्र के लोग इसी नदी पर निर्भर हैं और इस नदी को वागड़ की लाइफलाइन भी कहा जाता है। नदी की दुर्दशा को देखकर प्रसिद्ध कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने लोगों को संकल्प दिलवाया और इस नदी को पुनर्जीवित करने की मुहिम में आसपास के लोग जुड़ने लगे। 2024 में 22 फरवरी को नदी का संकल्प भीतर से जागा और उस दिन से नदी में उतरा। उसके बाद 9 महीने तक नदी में ही इसके सफाई में लगे रहे। बीते 25 सालों से बंद हो चुके गांव की नदी की ओर जाने वाले 13 मुख्य मार्गों को वापस खोला गया। नुक्कड़ों पर कब्जा की गई जमीनों को छुड़ाया गया। नदी के किनारों पर पैदल चलना भी काफी मुश्किल था। वहां 20 फीट चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं, जहां बड़े वाहन भी आसानी से गुजर रहे हैं। आधुनिक मशीनों के जरिए हजारों ट्रैक्टर कचरा निकाला गया। जिस नदी में 8 महीने पहले कूड़ा कचरा और जानवरों के अवशेष पड़े थे, देखते ही देखते उस नदी का पूरा स्वरूप बदल गया है और कुछ ही महीनों में गांव में नदी कलकल करके बहने लगी है। आपको बता दें कि जन सहयोग से यहाँ 2000 मीटर लंबे और 500 फीट चौड़े रिवर फ्रंट का काम चल रहा है। अब तक इस प्रोजेक्ट पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी व्यासपीठ के जरिए वागड़ क्षेत्र की नदी के कायाकल्प के लिए फंड जुटाया जा रहा है। और आज ये जो इंसान पैदल नहीं चल सकता था, वहाँ पर आज गाड़ियाँ चल रही है। इधर स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार से जल्द डीपीआर करवाने की मांग की है, ताकि नदी के संरक्षण के साथ उसके आसपास के गांवों को भी उसका लाभ मिल सके और उनका काम न रुके। एनडीटीवी राजस्थान के लिए डूंगरपुर से हर्षा कुमारी सिंह और परवेश जैन की रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में मौसम में भीषण बदलाव हुआ है, जिसकी वजह है जलवायु परिवर्तन। इसका साया खेतों में उपजने वाले अनाज पर पड़ने लगा है। तो क्या आने वाले कुछ सालों में मौसम में तेजी से बदलाव खाने का संकट पैदा खड़ा कर सकता है? देखिए एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मोदीनगर में औरंगाबाद गदाना गांव के किसान चौधरी सत्येंद्र सिंह नेहरा ने रबी मौसम के दौरान अपनी करीब 2.5 बीघा जमीन में गेहूं की बुआई की थी। फसल अगले 2 हफ्ते में कटने के लिए तैयार होनी थी, लेकिन कुछ दिन पहले बेमौसम बारिश ने उनकी काफी फसल गिरा दी। मैं इस वक्त मोदीनगर के औरंगाबाद गदाना गांव में हूं। ये खेत चौधरी सत्येंद्र सिंह नेहरा की है। गेहूं की फसल करीब 2 बीघे जमीन में यहाँ पर बोई गई है, लेकिन 8 से 10 दिन पहले यहाँ बेमौसम बारिश हुई। इसकी वजह से यहाँ जो खड़ी फसल थी गेहूं की, उसका एक बड़ा हिस्सा गिर चुका है। इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है यहाँ पर, वो औसत से कम होने की आशंका है। मोदीनगर इलाके में गर्मी भी समय से पहले ही तेज होती जा रही है। गर्मी बढ़ने से गेहूं के दाने सिकुड़ जाएंगे, पैदावार और घट जाएगी। जिस तरह बेमौसम बारिश हुई, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हर साल कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उसकी वजह से अब कितना गेहूं निकलेगा? इसका औसतन 10% घट जाएगा, तो करीब 8 कुंटल के करीब 8 कुंटल थोड़ा, हाँ बस 9 कुंटल लास्ट ही है। 9 क्विंटल लास्ट। हाँ, तो आप दिखाइए इसमें क्या दाने पर असर पड़ेगा? इसका दाने पर असर ये पड़ेगा, अगर जो गर्मी पड़ेगी तो तुरंत
ये बारीक हो जाएगा दाना, छोटा दाना हो जाएगा सुकड़ के, मतलब सूखेगा तो बारीक हो जाएगा, दाने छोटे हो जाएंगे। हाँ जी, ये कुछ दाने बहुत छोटे हैं। हाँ जी। नहीं ये बड़े वाला भी दाना सुकड़ेगा अभी तो, क्योंकि ये भी कच्चा है ना, ये दूध है इसमें कच्चा है ये अभी, तो ये अभी गर्मी पड़ेगा तो छोटा होगा जब पक्का आएगा। तो जब आप मंडी में लेकर जाते हैं, हाँ जी, इस गेहूं को जो कि गर्मी की वजह से थोड़ी छोटी सिकुड़ गई है, हाँ जी, तो उसकी कीमत भी कम हाँ कम मिलेगी उसकी। सत्येंद्र सिंह नेहरा अकेले नहीं हैं जो जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। उनके पड़ोसी गांव खंजरपुर के किसान सुंदर भी तनाव में हैं। गेहूं की बिल्कुल खड़ी है, तैयार है, कुछ दिन में कटाई शुरू होगी, लेकिन जो हरे दाने हैं इस पर गर्मी बढ़ने का क्या असर पड़ेगा? गर्मी से खामी बैठेगी जी, दाना इससे बड़ी छोटा दाना हो जाएगा जी। धूप कैडी पड़ रही है तो जड़ भुनका जैसा पौधा गमला है, पानी नहीं देंगे तो वो सूख का पेड़ा पड़ जाओगा, सूखता चला कुछ में फिर रोग बता दो कुछ, तो यो है ऑक्सीजन जो सब सेध रहा भी, धूप सेध रही है जी, या गर्मी सेध रही है जी। जलवायु में तेजी से हो रहे इस बदलाव का असर देश में गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जो तथ्य पेश किए हैं उनमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के असर को लेकर एक आकलन भी शामिल है। ICAR की स्टडी के मुताबिक अगर जरूरी कदम न उठाए गए तो जलवायु परिवर्तन की वजह से गेहूं की पैदावार में साल 2050 तक 19.3% और साल 2080 तक 40% की कमी आने की आशंका है। 2050 तक वर्षा के सहारे होने वाली चावल की पैदावार में 20% और साल 2080 तक 10 से 47% की कमी आने की आशंका है। सिंचित चावल की पैदावार साल 2050 में 3.5% और साल 2080 में 5% तक कम हो जाएगी। खरीफ मक्का की पैदावार भी साल 2050 में 10 से 19% और साल 2080 में 20% से अधिक कम हो सकती है। मोदी नगर के औरंगाबाद गदाना गांव के इस गेहूं के खेत में 2 साल पहले यानी मार्च 2023 में ओलावृष्टि की वजह से गेहूं की फसल काफी बर्बाद हुई थी। अब इस साल बेमौसम बारिश की वजह से एक बार फिर गेहूं के इस खेत में काफी फसल को नुकसान पहुंचा है। जाहिर है जलवायु परिवर्तन का असर कृषि क्षेत्र पर बढ़ता जा रहा है और इसके असर से निपटने के लिए सरकार को किसानों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी रणनीति बनानी होगी। मोदी नगर के औरंगाबाद गदाना गांव से मेरे कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।